जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में अब लगभग 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो अभी तक हम लोगों ने यूजीसी नेट पेपर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम लोगों ने देख लिया था, उन पे बात हो गई थी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले यूजीसी नेट पेपर 2 को लेकर के, जिसमें एक वीडियो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हमने उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे पूरे यूनिट को हमने कवर किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 2 की, जिसमें आपके लगभग 16 विचारक हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें आपके कन्फ्यूशियस से लेकर के रॉल्स तक, जिसमें आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सभी थिंकर्स आते हैं। इन सभी के बारे में इस यूनिट में हम लोग बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस यूनिट की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे इस यूनिट पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और बाकी यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादा समय देने के बाद भी बच्चे इसमें बहुत ही कम स्कोर कई बार कर पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ज़्यादा हैं लेकिन जो उनके काम लायक चीज़ें हैं उनको वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं होते हैं या फिर उनको वो आइडिया नहीं रहता है कि किन चीज़ों को हम पढ़ें, किन चीज़ों को हम छोड़ दें। तो इन सारी बातों को आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इसमें जितने भी आपके 16 थिंकर्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, हम पहले बात करते हैं अपने सबसे पहले विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में। कन्फ्यूशियस चीन का पहला शिक्षक उसको माना जाता है। कन्फ्यूशियस ने रू स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट को स्टार्ट किया था। कौन से स्कूल ऑफ थॉट को? रू स्कूल ऑफ थॉट को। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कन्फ्यूशियस ने कन्फ्यूशियसवाद दिया था। जैसे मार्क्स ने मार्क्सवाद दिया था, हीगल ने हीगलवाद दिया था, उसी तरीके से कन्फ्यूशियस ने जीवन जीने के जो तरीके बताए थे या जो उसके विचारधारा थी उसको हम कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। कन्फ्यूशियसवाद के अंतर्गत उसने मनुष्य के भीतर 5 कांस्टेंट वर्च्यूज, 5 स्थायी गुणों की बात की थी। वो 5 गुण क्या क्या थे? वो थे लेन, जिसका अर्थ है बेनेवोलेंस या भलाई। दूसरा है ली, जिसका अर्थ होता है प्रोप्राइटी या योग्यता। तीसरा है यी, मतलब कि जस्टिस, न्याय। चौथा है जी, नॉलेज या ज्ञान। और पांचवा है जिन, मतलब कि इंटीग्रिटी या ईमानदारी। इन 5 कांस्टेंट वर्च्यूज को ही वो मानता है कि एक अगर किसी मनुष्य के अंदर ये 5 गुण है तो वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है। इसके अलावा उसने बुद्धिमान होने के 3 गुण बताए, 3 तरीके बताए थे। पहला उसने बताया था रिफ्लेक्शन, दूसरा बताया था इमिटेशन और तीसरा बताया था उसने एक्सपीरियंस। इन 3 के द्वारा ही कोई भी मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस को सबसे कठिनतम रास्ता बताया था और रिफ्लेक्शन को सबसे बेस्ट तरीका और इमिटेशन को सबसे सरल तरीका उन्होंने बताया था। अब अगर हम बात करें कन्फ्यूशियस की रचनाओं के बारे में, तो इनकी मुख्य 3 रचनाएं थी। पहला है आपका एनालेक्ट्स, जो इनके शिष्यों ने इनका संकलन किया था। दूसरा आपका सी चिड़, जिसे गीत संग्रह कहा जाता है। और तीसरा था तासीमो, जो कि महान शिक्षा, ग्रेट लर्निंग की बात करता है। तो कन्फ्यूशियस के बारे में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये इसीलिए कन्फ्यूशियस से रिलेटेड इतनी बातें आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले थिंकर पे, जो कि आपका प्लेटो। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले थिंकर के बारे में, अपने अगले विचारक के बारे में, जो कि आपका प्लेटो। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक, आइडियलिज्म का जनक भी कहा जाता है। इसने अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया, जिसे कहा जाता है कि ये उनका संस्थापक भी रहा है। इसमें पहले आता है आपका द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड। कहा जा डायलेक्टिकल मेथड्स को आगे बहुत सारे विचारकों ने यूज़ किया, जिनमें आपके मार्क्स हो गए, हीगल हो गए, लेकिन उसकी शुरुआत की अगर बात आती है तो ये आपके प्लेटो ने किया था। इसके अलावा प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव अप्रोच को भी शुरू किया था। डिडक्टिव अप्रोच में बेसिकली जनरल टू पार्टिकुलर की बात की जाती है, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। डिडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर की बात करता है, मतलब कि पहले कोई एक सिद्धांत का निर्माण होता है
और उसके बाद उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए अलग अलग प्रमाणों को जुटाया जाता है। उसके अलावा प्लेटो ने ऐतिहासिक पद्धति का इस्तेमाल किया था। ऐतिहासिक पद्धति से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसने अपने सारे साक्ष्यों को इतिहास के आधार पर जुटाए थे। प्लेटो ने एकेडमी की शुरुआत 386 बीसी में की थी, जिसे यूरोप का फर्स्ट यूनिवर्सिटी, प्रथम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अगर हम बात करें प्लेटो के विचारों की, तो प्लेटो बेसिकली आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट की बात करता है और उसके सारे विचार इसी आइडियल स्टेट को निर्माण करने के लिए बनाए गए थे। वो कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, नेचुरल बॉडी है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि राज्य स्वतः एक निर्मित संस्था, एक प्राकृतिक संस्था है। वह कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही एक वृहद रूप है। जैसे कि अलग अलग जैसे कि आप एक वृक्ष की अगर संकल्पना करते हैं तो पेड़, उसके जितने भी शाखाएं हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सभी मिलकर के एक वृक्ष का रूप बनाते हैं। उसी तरीके से वो कहता है कि अलग अलग व्यक्ति मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। उसने अपने इन सारे विचारों को, आदर्श राज्य संबंधित जितने भी विचार है, बेसिकली उसने रिपब्लिक में उनकी व्याख्या की है। रिपब्लिक में उसने इस आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक शासक की कल्पना की थी और उसी को लेकर के उसने सारे अपने विचार दिए थे, जिनको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके इसी विचारों को लेकर के अन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक पितामह कहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने कहा कि जो आगे चल करके जितने भी फांसीवादी विचारक होते हैं, उन सभी ने प्लेटो के ही इस विचार से प्रेरणा लेकर के अपने फांसीवादी जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। तो यह एक प्लेटो पर बहुत ही गंभीर आक्षेप लगाया जाता है। प्लेटो बताता है कि व्यक्ति के आत्मा के 3 गुण होते हैं। वो कहता है कि विवेक, साहस और तृष्णा, ये मनुष्य के आत्मा के 3 गुण होते हैं और प्रत्येक गुण किसी न किसी एक वर्ग में के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व या उसका निरूपण किया जाता है। जिसमें वो कहता है कि विवेक साहसक वर्ग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, साहस सैनिक वर्ग में ज़्यादा पाया जाता है और तृष्णा उत्पादक वर्ग के अंतर्गत ज़्यादा पाया जाता है। तो इन्हीं तीनों के आधार पर न्याय के सिद्धांत को देता है कि न्याय क्या है। न्याय वही है कि ये जो तीनों वर्ग हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक, जब ये तीनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और किसी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जिसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो उसे ही उसने न्याय कहा है। यह जो प्लेटो की न्याय की संकल्पना है, यह जो अभी वर्तमान में हम न्याय को समझते हैं, उससे काफ़ी अलग मानी जाती है। फिर उसने अपने आदर्श राज्य को बनाने के लिए उसने एक शिक्षा की व्यवस्था की उसने बात की थी। इस शिक्षा व्यवस्था को रूसो ने शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या सर्वश्रेष्ठ प्रबंध भी कहा है। उसने कहा कि शिक्षा के 3 चरण हैं। उसने कहा कि प्रथम चरण आता है 10 साल से 20 साल तक का, जिसमें बच्चों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। दूसरा होता है आपका 20 वर्ष से 30 वर्ष तक का, जिसमें बच्चों को गणित, ज्योतिष और ज्यामिति की शिक्षा दी जाती है। और तीसरा होता है आपका 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की शिक्षा, जिसमें दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली उसने ये कहा था कि जो भी बच्चे पहले चरण में फेल हो जाते हैं तो वे उत्पादक वर्ग में रह जाएंगे। फिर जो बच गए, जो पास हो गए, वो दूसरे चरण में आएंगे। वो जब उसमें पास हो जाएंगे तो जो बच्चे पास होंगे वो तो तीसरे चरण में आ गए, और जो बच्चे फेल हो गए तो वो सैनिक वर्ग में प्रतिनिधित्व करेंगे। और फिर जब तीसरे वर्ग की बात आती है, तीसरे चरण की बात आती है, तो जो बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं तो वे उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, और जो बच्चे ने पास कर लिया तीसरे चरण को तो वही दार्शनिक शासक बनेगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया उसने बताई थी अपने दार्शनिक शासक के चयन की, कि उसको किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए और किस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए। और वो कहता है कि इस 35 वर्ष के बाद भी उस व्यक्ति को या उस छात्र को आगे भी निरंतर अध्ययन करना होगा, उसको और भी पर्यटन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना होगा। ठीक है। प्लेटो ने अपने राजाओं और अपने सैनिकों को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए उसने साम्यवाद की स्थापना की बात की थी। ये साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद से काफ़ी अलग है। इसमें उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद और पत्नियों के साम्यवाद की बात की थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि जो संपत्ति है या जो पत्नियां हैं वे उन दार्शनिकों शासकों की नहीं रहेंगी या उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी जाएगी। इसके वजह से क्या होगा कि उनको परिवार या बच्चों जैसे जो सांसारिक मोह माया है उनसे वो दूर रह पाएंगे। इस प्रकार से उसने एक दार्शनिक शासक को पथभ्रष्ट होने से बचाने की बात की थी। इसके अलावा प्लेटो ने एलेगरी ऑफ द केव्स का सिद्धांत किया था। इसमें बेसिकली सुकरात और प्लेटो के भाई ग्लॉकोन आपस में बातचीत के आधार पर ये वर्णित है। इस सिद्धांत में सुकरात कहते हैं ग्लाकोन से कि सोचो कि कोई एक गुफा है और उसमें कोई एक ऐसे बच्चे हैं जो कि उस गुफा से कभी भी आज तक कभी बाहर नहीं आ पाए हैं, और जब वे कभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं तो उन्हें लगता है कि वो गुफा ही असली संसार है, पूरा दुनिया उसी में सीमित है। तो जो संसार है, जो जिस संसार में हम लोग आज रह रहे हैं, वो भी इस गुफा के समान ही है और हमें लगता है कि ये दुनिया केवल इतनी ही बड़ी है। लेकिन जो दार्शनिक होते हैं वो इस गुफा के परे जाकर के सोच पाते हैं, इस गुफा के परे जाकर के दुनिया को देख पाते हैं, और इसी को उन्होंने गुफा का सिद्धांत कहा था और कहा था कि हम सभी एक गुफा में रह रहे हैं और हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सत्य को देख पाए, इस गुफा के बाहर जा पाए। सुकरात प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आपका 3 रचनाएं मानी जाती हैं। पहला आपका द रिपब्लिक, इनकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, 375 BC, स्टेट्समैन 367 टू 361 BC, और तीसरी है द लॉज 347 BC। द रिपब्लिक में उसने अपने आइडियल स्टेट की बात की थी, लेकिन जब उसको पता चला कि हमारा जो दार्शनिक शासक के आधार पर जो हमने आदर्श राज्य की कल्पना की है वो एक काल्पनिक राज्य ज़्यादा प्रतीत हो रहा है और उसके धरातल पर उतरने की संभावना कम है, तो द लॉज को माना जाता है कि उसमें अपने दूसरे आदर्श राज्य की बात की थी। और आगे चल करके जब अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की बात की तो कहा जाता है कि वह द लॉज से मिलती जुलती ही प्रतीत होती है। इसके अलावा सुकरात के संवादों पर आधारित भी प्लेटो की बहुत सारी रचनाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि सुकरात ने कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, उसके शिष्यों ने उसके संवादों के आधार पर पुस्तकों की रचनाएं की थी। और प्लेटो ने भी इस कड़ी में, जो कि उसका सबसे प्रमुख शिष्य था, इस कड़ी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, जिसमें प्लेटो ने लिखा था लेकिन संवाद किसके थे? सुकरात के थे। तो इनमें थे आपके एपोलॉजी, क्रीटो, एंथाइप्रो, लैचिस, लाइसिस एंड प्रोटैगोरस। इन सभी पुस्तकों के नाम कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप 1 से 2 बार याद, जब रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर अन्य जो पुस्तकें थी प्लेटो की वो है मीनो, गॉर्जियस, फेडो, सिम्पोसियम, फेलिबस, टीमेस एंड फेड्रस। तो प्लेटो की इतनी रचनाएं आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए, और इनको जब आप 1 से 2 बार लिखेंगे, 1 से 2 बार याद रखेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम गुरु शिष्य परंपरा में प्लेटो के बाद उसके शिष्य अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है। अरस्तु ने दर्शन की एक शाखा है, दर्शन की बेसिकली 3 शाखाएं हैं, जिसमें आपका मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है और एक्सियोलॉजी है। तो उसी में उसने मेटाफिजिक्स का डेवलपमेंट किया था। तत्वमीमांसा आप शॉर्ट में जानिए कि ये ब्रह्मांड, ईश्वर, मनुष्य और एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की बातें करता है। इसने प्लेटो की तरह ही लाइसियम नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 335 BC ने। और इसने जिस प्रकार से प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का यूज किया था, अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का यूज किया, जिसे इंडक्टिव अप्रोच कहा जाता है। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहले हम इस संसार में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको पहले हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनके आधार पर हम किसी थियरी को या किसी सिद्धांत को हम विकसित करते हैं। उसने तुलनात्मक पद्धति का भी सृजन किया, जिसमें उन्होंने कई सारे देशों के संविधानों का उसने तुलनात्मक अध्ययन किया था। अभी आप लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आप जानेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जनक किसे माना जाता है? एरिस्टोटल को। और इसने स्वदेशात्मक पद्धति, टेलियोलॉजिकल मेथड को भी शुरू किया था। उसने जब राज्य की बात की थी तो प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की वो बात नहीं करता है, बल्कि वो बात करता है एक वास्तविक राज्य की, जिसे कि धरातल पर बनाया जा सकता है। और
सिकंदर को भी हम मान सकते हैं कि वो अरस्तु द्वारा ही जो एक राज्य की उसकी संकल्पना थी उसको पाने के लिए वो प्रयास कर रहा था। तो उसने कहा कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए वो बना हुआ है, मतलब कि गुड लाइफ के लिए उसका एग्जिस्टेंस अभी भी है। तो ये जो कीवर्ड्स है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। वो कहता है कि राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर है और सर्वश्रेष्ठ है। ये दोनों जो आपकी ये लाइंस है ये एज इट इज़ पूछी जाती हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है। ठीक है। अगर हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की बात करें तो वो पहले बताता है कि किन किन व्यक्तियों को हम नागरिकता नहीं दे सकते हैं। तो वो कहता है कि स्त्रियां, बच्चे, दास, विदेशी नागरिक और सामान्य जनता ये नागरिकता नहीं पा सकते, ये नागरिक नहीं होते हैं। नागरिक कौन है? वे व्यक्ति जो न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं, केवल उन्हें ही वो नागरिकता की संज्ञा देता है, वे ही सिटीजन कहला पाते हैं। फिर बात आती है विधि की, लॉ की। प्लेटो जो है विधि को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है। उसका कहना था कि दार्शनिक जो शासक है वह स्वयं विधि का प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है, उसके पास खुद विधि का वो सृजन करता है, इसलिए वो विधि को बहुत ज़्यादा नहीं मानता है। लेकिन उसके विपरीत अरस्तु कहता है कि विधि वासना रहित विवेक होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। वह कहता है कि विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है, मतलब कि ये बहुत समय से इसका निर्माण प्रक्रिया होता रहता है, इस वजह से इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, विधि द्वारा जो नियम कानून होते हैं वो सभी के लिए सही माने जाते हैं। फिर वो बात करता है दास प्रथा की। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था और इस वजह से इसकी आज भी आलोचना की जाती है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो अपने समय के हिसाब से बातें कह रहा था। तो दास प्रथा के अंतर्गत उसने कहा कि दास दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके कन्वेंशनल और दूसरे होते हैं आपके नेचुरल। कन्वेंशनल या परंपरागत दास वे होते हैं जो युद्धबंदी होते हैं, जिन्हें युद्ध में पकड़ा जाता है। और नेचुरल दास में या प्राकृतिक दासों के अंतर्गत वे कहते हैं कि जो विकलांग या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते हैं वो प्राकृतिक दास माने जाते हैं। और वो कहता है कि वो जब अपने स्वामी के सानिध्य में रहते हैं तो उनका जो मानसिक स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो इस पर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि दास के उसने कितने प्रकार बताए थे। फिर अगर हम बात करें न्याय सिद्धांत की तो उसने दो प्रकार के जस्टिस की बात की थी। पहला रहता है आपका रिफॉर्मेटिव जस्टिस और दूसरा रहता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिफॉर्मेटिव या संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत वह कहता है कि ऐसा न्याय उन कर्मों के प्रति होता है जो कि विधि के प्रतिकूल आचरण किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। जैसे कोई लॉ बना हुआ है, कोई कानून बना हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति उस कानून के विपरीत काम कर रहा है, तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस लागू होगा, जिसके अंतर्गत उसे दंड दिया जा सकता है उसके उस कार्यों के अनुरूप। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, कि अगर कोई व्यक्ति विधि के अनुकूल आचरण कर रहा है तो जिसने सबसे ज़्यादा विधि के प्रति जितना अच्छा काम किया, जितना उसने कानून का पालन किया, तो उसे उसी अनुपात में पुरस्कार भी मिलने चाहिए। तो वह एक तरीके से अनुपातिक न्याय की बात करता है कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में, जिस तुलना में काम करे, उसी आधार पर उसे दंड और पुरस्कार प्राप्त होने चाहिए। एरिस्टोटल ने शासन व्यवस्था के अध्ययन के लिए उसने लगभग 158 ग्रीक राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसके आधार पर उसने जो पूरी शासन व्यवस्था थी उसके उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया था। और जब बात आई कि इसमें से उत्तम शासन व्यवस्था कौन सी होगी तो उसने पॉलिटी का नाम दिया था। पॉलिटी से अर्थ था मध्यम वर्ग तंत्र का शासन। ठीक है, तो शासन व्यवस्था के लिए उसने जो सबसे बेस्ट जो फॉर्म बताया था वो क्या था? पॉलिटी था। उसने 4 कॉजेज़ की बात की। उसने कहा कि जब भी हम क्यों कहते हैं, वाई कहते हैं, तो हमेशा उसके 4 कारण हमें मिलते हैं किसी भी प्रश्न के। तो उसने उसके 4 कारण बताया, द मटेरियल, द फॉर्मल, द एफिशिएंट और द फाइनल। मतलब कि मटेरियल मतलब कि किस तत्व से मिलकर के वो बना है, उसका मटेरियल क्या है, फॉर्मल उसका रूप क्या है, उसकी संरचना क्या है, द एफिशिएंट उसकी प्रभाविता क्या है, और द फाइनल
उसका अंतिम स्वरूप क्या जाकर के मिलता है। ये 4 कारण महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी प्रश्न को समझने के लिए, किसी भी वस्तु को समझने के लिए। फिर जब बात आती है रचनाओं की, तो उसमें वो सबसे महत्वपूर्ण रचना है आपकी पॉलिटिक्स 352 बीसी में। फिर सेकंड है आपकी द निकोमैकियन एथिक्स 340 बीसी में। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस भी उसने लिखी थी 328 बीसी टू 322 बीसी। एंड द यूडेमियन एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी एरिस्टोटल ने लिखी थी। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण रचना है वो है द कैटेगरीज, द रेटोरिक, प्रायर एनालिटिक्स एंड पोस्टेरियर एनालिटिक्स। तो होता क्या है कि हमको केवल पता रहता है पॉलिटिक्स या फिर निकोमैकियन एथिक्स, लेकिन अगर इन सभी के बारे में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर नॉर्मली एरिस्टोटल का नाम ऑप्शन में देख करके भी हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि ये एरिस्टोटल ने लिखा है या प्लेटो ने लिखा है या किसी और ने। तो इसीलिए इन सभी के बारे में आप लोग 1 से 2 बार जब आप देख लेंगे तो जब भी MCQs आएंगे तो आप आसानी से उनको एलिमिनेट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले राजनीतिक विचारक की, मैकियावेली की। ये इटली का एक राजनीतिक विचारक रहता है। इसने इसे राष्ट्र राज्य सिद्धांत, नेशन स्टेट थियरी का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का जनक भी माना जाता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है राजनीतिक विचारधारा में वो ये है कि इसने पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग कर दिया था। इसने राजनीति को नीति शास्त्र से या धार्मिक क्रियाकलापों से अलग कर दिया था, जो कि कहा जाता है कि इसके बहुत साल पहले कौटिल्य ये काम कर चुके थे, लेकिन क्योंकि जब इतिहास रचना या ये सारे काम हो रहे थे तो उस समय मैकियावेली के बारे में ज़्यादा पता था, कौटिल्य के बारे में जस्ट 100 साल पहले पता चला है, इसलिए मैकियावेली को ही हम मानते हैं। डनिंग ने इसे अपने युग का शिशु कहा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को ध्यान में रख कर के ही उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की रचना की, जिसमें उसका जो मुख्य विषय था वो था शासन कला। तो उसमें द प्रिंस में उसने शासन कला पर चर्चा की है और उसने उसमें कहा है कि जो शासक होता है, जो रूलर होता है, उसे शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, मतलब कि जैसी परिस्थिति हो वैसा उसको व्यवहार करना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में नागरिक सेना का समर्थन किया है, क्योंकि उसके समय में जो इटली की सेना थी उसमें भाड़े के सैनिक रखे जाते थे जिसका कि वह विरोध करता था, और इसीलिए उसने नागरिक सेना, मतलब कि ऐसी सेना जिसमें उस देश के नागरिक हों, उसका समर्थन किया था। मैकियावेली मानव स्वभाव को दुष्ट, घमंडी और स्वार्थी बताता है और इसको बताते हुए कहता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल जाता है आसानी से, लेकिन जब उसके संपत्ति का विनाश हो जाता है या उसकी कोई प्रॉपर्टी अगर खत्म हो जाती है, विनाश हो जाता है, तो उसे वो आजीवन नहीं भूल पाता है। तो यह मनुष्य का स्वभाव होता है। मैक्सी ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा था और जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता भी कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता किसने कहा था। अगर हम मैकियावेली की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इससे सबसे पहला आता है आपका आर्ट ऑफ वॉर, जो कि 1521 में प्रकाशित होती है। दूसरी है आपकी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, क्योंकि वो फ्लोरेंस का निवासी था तो इसलिए उसे हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो उसने 1525 में लिखी थी। तीसरा है आपका डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, जो कि 1513 में उसने लिखा था और 1531 में वो प्रकाशित होती है। उसने द प्रिंस की रचना की थी जो 1513 में उसने लिखा और 1531 में वो प्रकाशित होती है। तो मैकियावेली से रिलेटेड इतनी बातें आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। अब अगले विचारक की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। समझौतावादी विचारकों में जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरीज दी, उनमें सबसे पहले नाम आता है थॉमस हॉब्स का। तो थॉमस हॉब्स जो कि 1641 ईस्वी में वे स्वयं गृह युद्ध से प्रभावित थे। वे जिस परिवार के संरक्षण में रहते थे वह परिवार राजघराने से संबंधित था और उस गृह युद्ध की वजह से उन्हें उससे विलग होना पड़ता है। तो क्योंकि वो उसके वजह से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, अतः वे उस का जो परिणाम निकलता है या उस क्रांति को या उसके वजह से जो मानव स्वभाव है उसका जो चित्रण है वो भी वो नकारात्मक रूप से ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे। उनका ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है कि फियर एंड आई वॉज बॉर्न ट्विंस, मतलब कि जैसे जैसे मैं पैदा हुआ वैसे ही भय भी मेरे साथ पैदा हुआ था।
अरस्तु के बाद सबसे पहले मतलब कि अरस्तु के बाद सबसे पहले मानव प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण अगर किसी ने किया तो वो थॉमस हॉब्स थे। इनके जो विचार थे इन्हें विशुद्ध भौतिकवादी विचारक कहा जाता है और इन्होंने यांत्रिक भौतिकवाद की संकल्पना दी थी, जिसका अर्थ यह होता है कि जो राज्य है वह प्राकृतिक न होकर के यांत्रिक होता है, मतलब कि इसे मनुष्य अपने हिसाब से बनाता है, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाता है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है, मतलब कि फिजिकल है, मटेरियलिस्टिक है, ना कि किन्हीं विचारों से निर्मित है। उनका ये मानना था। प्राकृतिक अवस्था की वे बात करते हैं तो वे कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य था उसका जीवन सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट था। ये लाइन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका क्रम एज इट इज रहता है और इसलिए इनके हिंदी से ज़्यादा आप इसकी इंग्लिश को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इनके वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं हिंदी में वो चेंज हो जाते हैं, बट इंग्लिश में हमें हर बार वो सेम पूछता है। तो इसीलिए मानव जीवन कैसा बताया हॉब्स ने? सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हॉब्स ने जब सामाजिक समझौते की बात की तो उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था से आखिर इस नागरिक अवस्था में आने की ज़रूरत क्या पड़ी। उसने कहा कि प्राकृतिक जो विधियां थी वो विवेक या बुद्धि के नियम थे, लेकिन उनके सही या गलत के निर्धारण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था, कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी जो कि उस विधि का पालन करवा सके। तो इसीलिए लोगों ने मिल करके आपस में एक समझौता किया और उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट था कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति जिसका नाम है लेवियाथन को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी इस प्रकार करें। लेवियाथन का चित्रण उन्होंने एक सिर कटे हुए एक राक्षस से किया है, जिसका मैं अभी इमेज आप लोग को दिखा दूंगा। और उन्होंने कहा कि यही राजा होता है, यही लेवियाथन होता है। और वे कहते हैं कि क्योंकि यह जो समझौता है यह लोगों ने आपस में किया है और इस समझौते में कोई भी एक दूसरे के साथ भागीदारी कर रहा है, लेकिन राजा का उसमें कोई भाग नहीं है, इसलिए राजा का इसके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। फिर वे बात करते हैं वैधानिक संप्रभुता की। कहा जाता है कि जो जीन बोधा था उसकी संप्रभुता के कंपैरिजन में असली संप्रभुता हॉब्स की मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो संप्रभुता है वह असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश होती है और संप्रभु का आदेश ही वे कानून बताते हैं। ये स्टेटमेंट हर बार पूछा जाता है। मुख्य रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो DCV है जो उनकी पहली रचना थी 1642 में, लेवियाथन होती है 1651 में, डी कॉर्पोर और बहमत होती है 1670 में। अब हम बात करते हैं अपने अगले विचारक की, जॉन लॉक की। जॉन लॉक को उदारवाद, लिबरलिज्म का जनक भी कहा जाता है और CB मैकफर्सन ने इसे पूंजीवाद का जन्मदाता भी कहा है। अन्य समझौतावादी विचारकों की तरह से जॉन लॉक भी समझौतावादी सिद्धांत की जब व्याख्या करता है तो उसके पहले वो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। तो हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही निर्दयी थी, जबकि ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण और सहयोगी तरीके की अवस्था थी और इसमें मनुष्यों को अधिकार भी प्राप्त थे। वो 3 अधिकार की बात करता है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की, जो कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस व्यवस्था की अगर कमियों की उन्होंने बात की तो वो ये थी कि इसके अंतर्गत स्पष्ट नियमों का अभाव था और कोई भी उत्तरदायी संस्था का अभाव था जो कि इन नियमों को पालन करवा सकती थी। इसीलिए व्यक्ति मिलकर के एक सामाजिक समझौते पर आते हैं, जिनमें वो 2 प्रकार के समझौते करते हैं। पहले लोग आपस में करते हैं, जिसके अंतर्गत वे नागरिक समाज का निर्माण करते हैं, और फिर उसके बाद लोग आपस में मिल करके सरकार के साथ समझौता करते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार का निर्माण होता है या राज्य का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत सरकार को केवल दंड का अधिकार दे करके बाकी सभी अधिकार व्यक्ति अपने पास रखते हैं। जब बात आती है संप्रभुता की तो जॉन लॉक ने संप्रभुता के लिए ऑल सुप्रीम पावर वर्ड का यूज किया था। इन्होंने मूल्य का श्रम सिद्धांत भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्राकृतिक वस्तु में अपने श्रम को, अपने लेबर को ऐड कर देता है तो वो उस प्राकृतिक वस्तु का मालिक बन जाता है। अगर हम जॉन लॉक के विधि संबंधी विचारों की बात करें तो वो कहते हैं कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ हो जाती है। वे
सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का वो सपोर्ट करते हैं। वे सरकार को ट्रस्ट या फिर लिमिटेड कंपनी कह करके संबोधित करते हैं और वो क्रांति के लिए अपील टू हेवन मतलब कि स्वर्ग से प्रार्थना जैसे शब्दों का वे प्रयोग करते हैं। अगर हम अब बात करें जॉन लॉक की कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो उनमें उनकी सबसे पहली प्रमुख रचना है लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में, फिर टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 में, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690, फिर सेकेंड के बाद थर्ड 1692 में और फोर्थ 1692 में आता है, और लास्ट में द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन ये भी 1692 में आता है। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं जॉन लॉक की, ये सभी आपको पता होनी चाहिए और इनके जो क्रम है ये भी आपको ईयर वाइज पता होना चाहिए। अब जो हमारा अगला प्रमुख विचारक है वो है रूसो। रूसो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था और उसे 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। इसका जो जीवन रहा शुरुआती दिनों में वो बहुत ही गरीबी में बीता था और जो उसकी परिस्थितियों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो 1750 में जब डीजो अकेडमी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसमें जो इसने निबंध लिखा था उसके द्वारा इसकी प्रसिद्धि होती है। जो उसके निबंध का शीर्षक था वो था डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, जो कि बाद में एक पुस्तक का रूप भी ले लेती है। इसमें उन्होंने बताया था कि मानव स्वभाव कैसा होता है, तो उन्होंने मानव स्वभाव को व्यक्ति को एक नोबल सैवेज कह करके बोला है, भद्र पशु कहा है। क्यों? क्योंकि उसे ना तो अपने हित की चिंता होती है ना दूसरे के हित की चिंता होती है, इसलिए वो पशुवत व्यवहार करता भी है तो उसे खुद का एक कि वो क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है उसकी उसे कोई समझ नहीं होती है। इसलिए वह कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो, क्योंकि उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृतिवाद का जनक कौन है? रूसो है। फादर ऑफ नेचुरलिज्म का जनक रूसो को माना जाता है। अन्य समझौतावादी सिद्धांतों की तरह ही आपके रूसो ने भी समझौता के सिद्धांत को दिया था। तो उसकी खास बात यह है कि उसने लॉक के समझौते और हॉब्स के समझौते दोनों को मिला करके एक नए समझौते का रूप दिया था। लॉक के समझौते से जो उसने बातें ली थी वो ये थी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल आधार क्या हो? सहमति हो। और सरकार को उसने भी मजिस्ट्रेट कह करके कहा, जिस तरीके से लॉक ने ट्रस्ट या लिमिटेड कंपनी कह करके संबोधित किया था। तो रूसो ने सरकार को मैजिस्ट्रेट वर्ड कह करके उसको संबोधित किया। हॉब्स से वो इस तरीके से प्रभावित था कि रूसो का जो समझौता सिद्धांत है वो भी एक तरफा ही है, लॉक की तरह उसमें दो समझौते नहीं होते हैं। और जो रूसो जिस सरकार की बात करता है वह निरंकुश सरकार की बात वो भी करता है। इसीलिए हर्मशा एक राइटर है, उन्होंने कमेंट किया था कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। तो अब बात आती है सामान्य इच्छा। तो हम जानते हैं कि आखिर सामान्य इच्छा क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं रूसो की सामान्य इच्छा का। बेसिकली रूसो ने संप्रभुता की जगह पर सामान्य इच्छा की बात की है कि संप्रभुता क्या है? सामान्य इच्छा है जो कि सभी के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करती है। तो वो इसको डिफाइन करते हुए कहता है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक होता है रियल विल और दूसरा होता है एक्चुअल विल। तो रियल विल परहित की बात करता है, दूसरों की भलाई की बात करता है, और जो एक्चुअल विल होता है वो अपने हित की बात करता है, अपनी भलाई की बात करता है। तो रूसो कहता है कि मनुष्य के अंदर ये जो रियल विल है यही असली इच्छा है, यही सामान्य इच्छा है जिसकी वो बात करता है और जिसके आधार पर समाज को अपने नियम कानून और व्यवस्थाओं का संचालन करना चाहिए, क्योंकि यह निस्वार्थ होती है। फिर बात आती है समानता की। रूसो ने समानता और असमानता पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। उसकी पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। उसमें वह असमानता के दो प्रकार बताता है। पहला बताता है मॉरल इनइक्वालिटी, नैतिक असमानता। ये उस प्रकार की असमानता होती है जिसमें धन, सत्ता, गुणों जैसे बातों में असमानता होती है, जो कि प्रकृति जनित नहीं होते हैं, समाज जनित होते हैं। और दूसरा होता है नेचुरल इनइक्वालिटी, प्राकृतिक असमानता, जो आपके आयु, आपका एज, आपकी हाइट, आपके कलर, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके नेचुरल इनइक्वालिटी में आती हैं।
तो रूसो कहता है कि आप नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को नहीं चेंज कर सकते, आप किसी के जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, किसी के कलर को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो मॉरल इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि समाज ने थोपी हैं उनको हम ज़रूर से बदल सकते हैं। इसके अलावा रूसो को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जनक भी कहा जाता है। आप लोग बताइए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस देश में पाई जाती है अभी वर्तमान में, और उसका जन्मदाता कौन था? वो था रूसो। तो इस प्रकार से रूसो को बेसिकली राष्ट्रवाद की संकल्पना का जनक भी माना जाता है, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है और जैकोबिनवाद और ब्लैंकीवाद का जनक भी कहा जाता है। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, चाइल्ड ऑफ नेचर कहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको रूसो के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रमुख रचनाओं की। अगर हम रूसो की कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो पहला बुक तो वही है जो उसने निबंध लिखा था, वो है डिस्कोर्सेस ऑन मॉरल इफेक्ट्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। दूसरा है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें उसने अपने असमानता संबंधी विचार दिए थे। 1754 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर अगली मुख्य पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में, और सबसे महत्वपूर्ण रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। उसकी अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है एमिल, ये शिक्षा पर लिखित उसकी एक ग्रंथ है, 1762 में ये प्रकाशित हुई थी। और कॉन्फेशंस 1770 में प्रकाशित हुई थी, जो कि रूसो की जीवनी है, जो उसको रूसो ने खुद लिखा है और अपने संघर्षों के बारे में उसमें उसने बताया है। तो इतनी चीज़ें आज हम लोगों ने की। लगभग हम लोगों ने 7 थिंकर्स को हम लोगों ने कवर किया है। बचे 9 थिंकर्स, जिसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जब वीडियोज़ ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो आप लोग उसको स्किप करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट्स में रखते हैं, ताकि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख सकें। तो इसके जस्ट बाद आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा कुछ ही देर में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लिंक पे जब आप क्लिक करते हो अगर वो ओपन नहीं होता है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम में जो सर्च बॉक्स है उसमें जब आप पाई पॉलिटिकल जब आप इसमें सर्च करोगे तो आपको चैनल आसानी से दिख जाएगा। वहाँ पर मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।